स्टूडेंट्स, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर डिवाइड एंड रूल किया है, यानी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करके हमारे ऊपर रूल किया है। हमने प्रीवियस चैप्टर यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ये पढ़ा है कि कैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हिंदू मुस्लिम यूनाइट होकर लड़े थे। देन वी हैड सीन कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हुआ, देन द पावर इज ट्रांसफर्ड टू द क्राउन। अब ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि अगर इस कंट्री के ऊपर रूल करना है तो हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट नहीं रहने देना है, तो इनको सेपरेट करके रखना होगा, इनके अंदर जो यूनिटी है उसको ब्रेक करके रखना होगा, तभी हम इनके ऊपर रूल कर सकते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत फॉर्म हुई एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था मुस्लिम लीग। सो वेलकम टू द चैप्टर नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग एंड द होम रूल मूवमेंट। So in this video we will gonna discuss about the Muslim League. So there are the factors responsible for the formation of Muslim Leagues. What are the factors responsible for the formation of Muslim League? The first factor is the policy of divide and rule encouraged by the British. तो ब्रिटिश ने कौन सी पॉलिसी को अपनाया? डिवाइड एंड रूल। इन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम्स थे उनको हिंदुओं के खिलाफ भड़काना स्टार्ट किया। किस तरीके से कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो मेजोरिटी है वो किसकी है? हिंदूज की। सो हिंदूज विल गोना रूल दिस कंट्री। अगर आपको फ्रीडम मिल जाएगी तो जो हिंदूज हैं वो तुम्हें जीने नहीं देंगे और वो इसके ऊपर रूल करेंगे। इन्होंने कई स्ट्रेटेजीज अपनाई, जैसे कि बंगाल का पार्टीशन किया, तो इन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स को बांटा। एज ए रिजल्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। इसे ये कई एक्ट्स लेके आए जिसके अंदर इन्होंने मुस्लिम्स का फेवर किया जिससे कि हिंदूज भड़के। सो इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम्स और हिंदूज को एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा की। सो दिस इज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। सेकंड है द बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को नेग्लेक्ट कर दिया था, तो मुस्लिम्स ने रिजेक्ट किया था वेस्टर्न एजुकेशन को। देखो, मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा फियर था कि वेस्टर्न एजुकेशन ये हमको हमारी संस्कृति से दूर कर देगा, ये हमको हमारे मजहब से दूर कर देगा। सो दे हैड लॉट ऑफ फियर अबाउट द वेस्टर्न एजुकेशन, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे वो ज़्यादा इंग्लिश या फिर साइंस हो गया, जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसमें ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाए, जिसकी वजह हाईली प्रोफेशनल कोर्सेस थे जो मेडिसिन, लॉ और इंडस्ट्री, इसमें मुस्लिम्स का बहुत ही ज्यादा लो पार्टिसिपेशन था। सो ये भी एक रीजन रहा है कि मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट फैक्टर है इंडियन हिस्ट्री विद ए कम्युनल फ्लेवर। कंट्री के अंदर जो टेक्स्ट बुक्स थी, जो हिस्ट्री स्कूल में पढ़ाई जाती है, उसमें ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि जो उस टाइम पे हिस्ट्री लिखा करते होते वो ब्रिटिश राइटर्स ही रहा करते थे। लाइक ब्रिटिश स्कॉलर्स लाइक जेम मिल्स ने क्या करा था, हिस्ट्री को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक हिंदू हिस्ट्री एंड मुस्लिम पीरियड। जो तुर्क्स, अफगान्स और मुगल्स का था वो एक मुस्लिम रूल की तरह इंडिया में दिखाया गया हिस्ट्री में, और उसमें बताया गया कि हिंदूज को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया मुस्लिम्स के द्वारा। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल अकाउंट्स दिए गए कि किस तरीके से जो मुस्लिम उस टाइम के रूलर्स थे और जो इन्वेडर्स थे उन्होंने हिंदूज के साथ अत्याचार करा है। उन्होंने क्या करा कि हिंदूज के मन में नफरत की भावना उत्पन्न करी मुसलमानों के खिलाफ। काय के थ्रू? हिस्ट्री के थ्रू। जो इन्होंने हिस्ट्री लिखी थी उसको इस तरीके से लिखा गया मुस्लिम्स के खिलाफ हिंदुओं के अंदर नफरत हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है रिलीजियस टिंज टू नेशनलिज्म बाय द रेडिकल्स। जो रेडिकल लीडर्स थे, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में जिनके बारे में पढ़ा है, उन्होंने क्या किया था कि जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे और स्क्रिप्चर्स थे उनको कहा कि ये एक नेसेसरी टूल्स हैं जिससे हमें स्पिरिचुअल विजडम मिले। इसी वजह से लाइक तो जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक थे जो हमारे नेशनलिस्ट थे, उन्होंने सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गणपति फेस्टिवल का। ऑल्सो इन्होंने जो पहले शिवाजी फेस्टिवल होता था उसको रिवाइव किया, ताकि जो इंडियंस हैं उनके अंदर देश भावना की, नेशनलिज्म की फीलिंग उत्पन्न हो सके। ऑल दिस वाज डन, जो स्पिरिट ऑफ करेज है वो लोगों के अंदर हो सके। देन रेडिकल्स को रियलाइज हुआ कि इन दिस प्रोसेस इससे हम कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को सेपरेट कर रहे हैं और मुस्लिम को अलाइनेट कर रहे हैं। जैसे कि उस टाइम पे जो रेडिकल्स थे उन्होंने कहा कि हमें माँ काली से सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे राक्षस का संग्रहण करती थी, जैसे राणा प्रताप कैसे लड़े थे, शिवाजी कैसे लड़े थे मुगल्स के खिलाफ। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो ट्रेडर्स आए थे, इन्वेडर्स आए थे, उनके खिलाफ जो हमारे रिलीजियस फाइटर्स थे वो किस तरीके से लड़े थे। तो जिसकी वजह से मुस्लिम्स के अंदर ना एक फियर क्रिएट हो गया, अगर इनको फ्रीडम मिल जाता है ये लोग हमारे ऊपर रूल करेंगे और ये हम लोगों को जीने नहीं देंगे इस कंट्री में। और ये फियर किसने डाला था? ये फियर ब्रिटिशर्स ने डाला था। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान एंड द अलीगढ़ मूवमेंट। देखिए, सर सैयद अहमद खान एक इंस्ट्रूमेंट रहे या फिर एक जरिया रहे जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम्स के बीच में थोड़ा सा
क्रिएट हुआ है, बट हिज इंटेंशन वाज नॉट बैड, क्योंकि एक ये सोशल रिफॉर्मर रहे हैं मुस्लिम्स के लिए। पहले ये एक स्टॉन्च नेशनलिस्ट है। इन्होंने कहा भी था कि द टू आइज ऑफ ब्यूटीफुल ब्राइड दैट इज इंडिया, जो टू आइज थी वो हिंदूज और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। बट आफ्टर जब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद मुस्लिम्स सप्रेशन हुआ, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तो इनको लगा कि अगर मुस्लिम्स को अपलिफ्टमेंट किए तो वी हैव टू बी लॉयल विद द ब्रिटिशर्स के साथ हमें लॉयल रहना पड़ेगा और मुस्लिम की लॉयलिटी ब्रिटिशर्स के टुवर्ड्स हमको प्रूव करनी पड़ेगी। इसलिए इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे इन्होंने मुस्लिम्स को डिफेंड किया था 1875 में। कि इन्होंने एक स्कूल एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। यहाँ पे इन्होंने जो वेस्टर्न साइंस और इंग्लिश थी उसको इंट्रोड्यूस किया ताकि मुस्लिम यूथ है वो एजुकेट हो सके। इन्होंने क्या करा कि जो एमएओ कॉलेज था उसका जो प्रिंसिपल था वो भी एक ब्रिटिश को बना दिया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मुस्लिम्स को कहा कि तुम ब्रिटिशर्स के टुवर्ड लॉयल रहो, ये आज़ादी वज़ादी पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर हमको अपलिफ्टमेंट चाहिए, अगर हमको ग्रो करना है तो हमें ब्रिटिशर्स के टुवर्ड लॉयल रहना पड़ेगा। सो ही वॉज एट दैट टाइम सो प्रैक्टिकल, ही डोंट वांट, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रीडम एंड ऑल दैट। उनको चाहिए था कि भाई हम मुस्लिम्स का अपलिफ्टमेंट हो, एजुकेशन में हर चीज़ में आगे आए। सो ये सब फैक्टर्स थे। नेक्स्ट वी विल गोना डिस्कस अबाउट द इवेंट्स। वो इवेंट्स क्या थे, ठीक, वो घटनाएं क्या थी जिनकी वजह से मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। सबसे पहले हुई थी द हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी इन द यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज का जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ के जो ऑफिसेस थे और जहाँ के जो कोर्ट थे वो उर्दू लैंग्वेज में काम किया करते थे, क्योंकि स्टार्टिंग से मुगल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, तो उस टाइम से उर्दू लैंग्वेज चली आ रही है। अब हुआ क्या कि हिंदूज जो थे उन्होंने सोचा कि यार ये जो एरिया है, फॉर एग्जाम्पल अयोध्या हो गया, ये सब देवनगरी है, देवनगरी, ठीक है, जो यूपी का इलाका है। इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारी एक हिंदी लैंग्वेज की यूज़ होना चाहिए कोर्ट में, ऑफिसेस में, तो उन्होंने डिमांड रखी कि हमें हिंदी लैंग्वेज चाहिए। जो मुस्लिम्स थे उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है। तो ये एक हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी जो हुई थी, इसकी वजह से एक दरार पैदा हुई हिंदू मुस्लिम्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। लॉर्ड कर्जन में पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ, कैसे हुआ था। इन्होंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल हिंदू मेजोरिटी था और ईस्ट बंगाल जो था मुस्लिम मेजोरिटी था, तो हिंदू मुस्लिम्स में बंगाल को बांट दिया, वहां पे हिंदू मुस्लिम्स के अंदर दरार पैदा करी। उसके बाद आता है द शिमला डेप्यूटेशन। शिमला डेप्यूटेशन क्या था, 36 मेंबर्स थे मुस्लिम्स के, अलोंग विद द लीडर सर आगा खान। आगा खान इन मुस्लिम्स के लीडर थे। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई शिमला में और इन्होंने गुहार लगाई कि हमको लॉर्ड मिंटो से मिलना है। लॉर्ड मिंटो कौन थे, उस टाइम के वॉइसरॉय। वॉइसरॉय कौन होता था, वॉइसरॉय पूरे कंट्री का हेड, यानी कि समझ लो आज का पीएम होता है, ठीक है, उस टाइम के एक वॉइसरॉय थे, ठीक है। कौन थे, लॉर्ड मिंटो। तो इन्होंने बोला कि हमको लॉर्ड मिंटो से मिलना है, उनको एक डेप्यूटेशन देना है। इन 36 लोगों ने एक डेप्यूटेशन दिया था, जो डेप्यूटेशन यानी कि एक रिटन डिमांड्स थी इन लोगों। वो डिमांड्स क्या थी, लेट्स टॉक वन बाय वन। सबसे पहले इन्होंने कहा कि द रिप्रेजेंटेशन गिवन टू द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, जो मुस्लिम कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है वो उनकी न्यूमरिक स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं दिया जाए, बाकी इस बेसिस पे दिया जाए कि मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स के लिए कितने ज्यादा लॉयल है। तो इन्होंने कितनी बड़ी बात की कि हमको भाई हमारी पॉपुलेशन पे मत जाओ कि हमारी पॉपुलेशन कम है, बट हमारी लॉयलिटी पे जाओ कि हम आपके लिए कितने लॉयल है, उसके बेसिस पे हमें रिप्रेजेंटेशन दो। सेकेंडली इन्होंने कहा कि मुस्लिम्स का एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो, कुछ सीट रिजर्व हो मुस्लिम के लिए और वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही खड़े हों और मुस्लिम ही वोट करें। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा हो और मुस्लिम्स का हर जगह रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और जो उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ थी और जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह हो गई, हर जगह पे मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए जिसमें मुस्लिम्स ही वोट करें और मुस्लिम्स ही खड़े हों। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि हर सिविल सर्विस में मुस्लिम्स की मेजोरिटी बढ़ाओ। सिविल और मिलिट्री सर्विसेज, जो गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज है, उन्होंने कहा कि हर हाई कोर्ट में एक मुस्लिम जज होना चाहिए। इन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाए जहाँ पे उनको ये आज़ादी दी जाए कि वो उनके रिलीजियस और कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा सकें। तो ये जो डिमांड्स थी ये थी 36 मेंबर्स की, जो कि शिमला में हुई थी। सर आगा खान इसके लीडर थे और ये कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1906, और इन्होंने ये डिमांड्स लॉर्ड मिंटो को दी थी। उसके बाद जो इसका रिएक्शन आया, शिमला डेप्यूटेशन का जो रिएक्शन आया
वो है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में हमको देखने को मिला। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों बोलते हैं कि उस टाइम के जो सेक्रेटरी थे वो थे लॉर्ड मोर्ले, और जो उस टाइम के वॉइसरॉय थे वो मिंटो। ठीक है, वॉइसरॉय कौन होता है? जो पूरे इंडिया को चला रहा है, जो हमारे लॉर्ड मिंटो थे वाइसरॉय, इसको गवर्नर जनरल या वाइसरॉय भी कहते हैं। तो इंडिया के अंदर तो लीड कौन कर रहा था? वाइसरॉय जो थे लॉर्ड मिंटो, जो मोर्ले थे वो सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी यानी कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठते थे और इंडियन अफेयर्स को डिस्कस करते थे। तो ये लेके आए मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, किसको बोलते हैं? द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने करी, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने मुस्लिम्स को एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। क्यों किया गया? इट वाज क्लियरली एम्ड एट डीपिंग द रिफ्ट बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम्स वेर हैप्पी। क्यों? क्योंकि उनका जो शिमला डेपुटेशन था उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एज दी मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे उसके थ्रू इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिर हुआ क्या कि नवाब सलीमुल्लाह, एक नवाब थे, नवाब सलीमुल्लाह ने कन्वेंस की एक मीटिंग और इन्होंने एक प्रपोज किया कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा कि मुस्लिम यूथ को कांग्रेस से दूर रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस क्या कर रहा था? कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो देश की आज़ादी के लिए मूवमेंट चला रहा था। ये नहीं चाहते थे कि देश की आज़ादी हो, बिकॉज अगर देश आज़ाद हो गया तो हिंदूज मेजोरिटी जो कंट्री बन जाएगी और हिंदूज के द्वारा मुस्लिम को सप्रेस कर दिया जाएगा। ये इनके अंदर डर बैठ गया था। उसके बाद जो प्रपोजल इन्होंने रखा था 30 दिसंबर 1906 में इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पैक्ट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे तो 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि जो मुस्लिम्स थे इंडिया के, उनके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के टूवर्ड्स लॉयल्टी को प्रमोट करना। अब ये ऑब्जेक्टिव्स से भाई ये क्या कर रहे हैं कि भाई ये ब्रिटिशर्स को खुश करना चाहते हैं कि हम आपके टूवर्ड्स लॉयल हैं, हम चाहते हैं कि आप ही रूल करो, बट हमारे ऊपर ध्यान दो, हमारा अपलिफ्टमेंट करो। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड था प्रमोट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो मुस्लिम्स को पॉलिटिकल राइट दिया जाए, मुस्लिम्स को गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उनको पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप की जाए। नेक्स्ट उनका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो मुस्लिम्स है उनके अंदर जो हॉस्टिलिटी की फीलिंग होती है, यानी कि दुश्मनी की फीलिंग होती है, उसको खत्म कर दिया जाए। कि हमें किसी से दुश्मनी नहीं रखनी, ना तो हमें ब्रिटिशर्स से, ना ही हिंदूज से, ना किसी से भी। ठीक है, तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ था? जो मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था? इम्पैक्ट सबसे पहला जो हुआ वो ये था कि मुस्लिम लीग जो कि एक लॉयलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किसके टुवर्ड लॉयल थे? ब्रिटिशर्स के। इससे मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में गैप क्रिएट हुआ। तो ये चाहते थे डिवाइड एंड रूल करना, तो इन्होंने किया। इसके तहत मुस्लिम लीग फॉर्म हुई, जिसकी वजह से मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में खटास पैदा हुई, तो हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी हुई। सेकेंड जो इम्पैक्ट हुआ कि मुस्लिम्स के अंदर डर क्रिएट हो गया कि अब ये जब देश आज़ाद होगा तो हिंदू मेजोरिटी देश बनेगा और ये जो हिंदू हैं ये हमारे ऊपर रूल करेंगे और हम मुस्लिम्स को सप्रेस कर देंगे। इस वजह से पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई। जो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ 1947 में, ये एक मुस्लिम लीग फॉर्म हुई और मुस्लिम लीग ने ही आगे जाके पाकिस्तान की डिमांड रखी थी। ठीक है, तो 2 इम्पैक्ट थे। फर्स्ट इम्पैक्ट ये कि हिंदू मुस्लिम की डिसयूनिटी हुई। सेकेंड इम्पैक्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ? मुस्लिम लीग का जो हेड क्वार्टर है वो लखनऊ में बनाया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मुस्लिम लीग का गोल्स क्या थे? इनके गोल्स थे टू प्रोटेक्ट द लिबर्टीज ऑफ मुस्लिम इन इंडिया और एजुकेट देम एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, अवॉइड वियोलेंस। ठीक है, कीप मुस्लिम्स अवे फ्रॉम द कांग्रेस, ये इसके गोल्स थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि देयर वेर मैनी मुस्लिम्स जो मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे, जो फिर भी हमारी नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे, उनके साथ खड़े रहे, जिन्होंने मुस्लिम लीग का बॉयकॉट किया। उन्होंने क्या कि भाई हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी रखनी है, तभी हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। ऐसे बहुत से लीडर्स थे। ठीक है, वैसे ही एक लीडर थे राशिद अहमद। जो राशिद अहमद थे वो देवबंद स्कूल के एक नेशनलिस्ट थे। वो चाहते थे कि हिंदू मेजोरिटी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे ही लोग हैं। इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को ज्वाइन करो, तुम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को क्रिएट करो, तभी हम स्वराज अटेंड कर सकते हैं, तभी हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। अभी हमने इस वीडियो में मुस्लिम लीग को डिस्कस किया है। ठीक है, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अबाउट द लखनऊ पैक्ट, होम रूल मूवमेंट। सो कमेंट सेक्शन में मैं पार्ट 2 को पिन कर दूंगा, उसको जाके आप वॉच करना। बाय बाय, टेक केयर।